हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 हिटलर्स राइज टू पावर। देखने वाले हैं कि कैसे हिटलर इतनी पावर में आ गए। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी जर्मनी के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी थी और सोसाइटी में भी क्राइसिस आया हुआ था। ये सब ने क्या किया कि एक बैकग्राउंड तैयार किया हिटलर्स के पावर में आने के लिए। हिटलर का जन्म हुआ था 1889 ऑस्ट्रिया के अंदर, और उसने अपना जो स्टार्टिंग डेज है अपनी लाइफ का, जब वो छोटा था तो बहुत ज़्यादा गरीबी में देखा है। ठीक है, उसका जो जीवन है वो गरीबी में बीता स्टार्टिंग डेज में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो आर्मी में था और वो एक मैसेंजर की तरह काम करता था। उसके बाद वो एक कॉर्पोरल बन गया एंड वहां से उसने मेडल्स जीते अपनी बहादुरी के लिए। काफी बहादुर थे ये हिटलर। जर्मन डिफीट, जो ये जर्मन की हार हुई थी, इसकी वजह से जो हिटलर था काफी ज्यादा परेशान हुआ, दुखी भी हुआ होगा क्योंकि वहां का नागरिक था। एंड वर्सलेस की ट्रीटी ने उसे और भी ज्यादा गुस्से में ला दिया, क्योंकि जर्मनी की काफी ज्यादा जो बेइज्जती हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, ये बर्दाश्त नहीं हुई कहीं ना कहीं हिटलर से। 1919 में उसने एक स्मॉल ग्रुप बनाया जिसको जर्मन वर्कर्स पार्टी बोला गया, एंड उसके बाद इसने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। एंड आगे जाके यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जाने लगी। 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो कंट्रोल करेगा बावेरिया को और फिर बर्लिन की तरफ जाएगा, पावर को कैप्चर करेगा, लेकिन वो फेल हो गया और उसको अरेस्ट करके ट्रिजन का चार्ज लगा के जेल में डाला और बाद में उसको छोड़ दिया गया। 1930s के स्टार्टिंग में जो नाजीज की पॉलिसी थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो यही नाजिज्म बहुत बड़ा मास मूवमेंट बन गया, क्योंकि लोग चाहते थे कुछ और, कोई अलग प्रकार की आइडियोलॉजी। जैसा हमने देखा कि 1929 के बाद बैंक्स कोलैप्स हो गए, बिजनेस बंद हो गए, वर्कर्स की जॉब चली गई, एंड जो मिडिल क्लास थे उनके अंदर एक डर था कि हमारी हालात खराब हो जाएंगी, डेस्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब खाने के भी पैसे नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुरे हालत, बहुत ज्यादा गरीबी, क्योंकि क्राइसिस आ गया था इकोनॉमिक। तो इस तरह की सिचुएशन में जो नाजी का प्रोपेगेंडा था, इसने लोगों को उम्मीद दिलाई कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, एक उम्मीद जगाई लोगों के अंदर। 1928 के अंदर जहां नाजी पार्टी को 2.6% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे रेज स्टेक यानी कि जर्मन पार्लियामेंट के अंदर, वहीं 1932 के अंदर 37% वोट पाके जो नाजी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी जर्मनी के अंदर। फिगर 7 के अंदर देखिए, हिटलर को ग्रीट किया जा रहा है एट द पार्टी कॉन्फ्रेंस इन न्यूरेमबर्ग 1938 में। लोग बाकी बहुत ज्यादा खुश होके हिटलर का स्वागत कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया था ना, प्रोपोगेंडा। ये प्रोपोगेंडा क्या होता है? ये स्पेसिफिक टाइप का मैसेज होता है जो डायरेक्टली एम करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है लोगों की ओपिनियन पे। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा ये पाकिस्तान प्रोपोगेंडा करता है, मतलब कोई भी फेक न्यूज फैला देता है, कुछ भी फैला देगा इंडिया की इमेज को खराब करने के लिए। तो ये पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा होता है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए वर्ल्ड में और जो इंडिया की इमेज है वो खराब हो जाए, तो इसी को प्रोपोगेंडा बोलते हैं। हिटलर एक बहुत पावरफुल स्पीकर था, मतलब दम थी उसकी बात में। ठीक है, और इसका जो पैशन था, इसके जो वर्ड्स थे वो लोगों को बहुत प्रभावित करते थे। हिटलर ने प्रॉमिस किया कि वो बिल्ड करेगा एक स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, जो भी अनजस्टिस हुआ था लोगों के साथ, गलत हुआ था वर्सलेस की ट्रीटी में, उसको जो भी है हल निकालेगा, एंड हमारी जो बेइज्जती करी गई है उसका बदला लेगा, हमारी डिग्निटी को रिस्टोर करेगा। ठीक है, एंड उसने प्रॉमिस किया कि जो लोग काम चाहते हैं उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा और एक सिक्योर फ्यूचर भी दूंगा यूथ के लिए। He promised to weed out all foreign influence and resist all foreign conspiracies against
जर्मनी के खिलाफ जितनी भी फॉरेन कॉन्स्पायरेसीज हुई हैं उनके खिलाफ ये बोलेगा, लड़ेगा, ऐसा कर करके इसने वादा किया। ये देखिए इनके झंडे में जो सिंबल है ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर भी स्वास्तिक के रूप में जाना जाता है और ये नाजीज के झंडों में भी था ये सिंबल। न्यूरेमबर्ग रैली है ये फिगर 8 में 1936 के अंदर। Rallies like this were held every year. An important aspect of these was a demonstration of Nazi power as various organizations parade past Hitler, showed loyalty and listened to his speeches. देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये सब नाजी हैं और ये हिटलर सपोर्टर हैं, सारे रैली निकाल रहे हैं। 1936 का न्यूरेमबर्ग रैली का ये पिक्चर है। देखो हिटलर एक अलग ही टाइप की पॉलिटिक्स को मानता था और वो जानता था ये सारे सिग्निफिकेंस रिचुअल्स के, है ना, और एक मास मोबिलाइजेशन के, मतलब वो भीड़ चाहता था। उसको पता है जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी तो लोग भी देखेंगे और मैं एकदम स्ट्रॉन्ग दिखूंगा, ठीक है। तो मैसिव रैलीज करता था, पब्लिक मीटिंग्स करता था अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और लोगों के अंदर एक भावना लाने के लिए कि हम यूनाइट हैं, हम एक हैं, हम किसी से कम नहीं है। रेड बैनर्स जिसके ऊपर स्वास्तिक बना होता था, नाजी को सल्यूट देते हुए लोग, एंड रिचुअलाइज राउंड्स ऑफ अप्लॉज होते थे हर एक स्पीच के बाद। ये सारी चीजें दिखाई जाती थी। फिगर 9 में देखिए हिटलर एड्रेसिंग SA and SS columns. Notice the sweeping and straight columns of people. Such photographs were intended to show the grandeur and power of the Nazi movement. एक के पीछे एक है, ये सब नाजी की पावर, नाजी मूवमेंट की पावर को शो करने के लिए किया जाता था। नाजीज का जो प्रोपोगेंडा था वो इतने अच्छे से किया गया था, स्किलफुली प्रोजेक्ट किया गया था कि हिटलर को एक मसीहा की तरह दिखाया गया था, पूरी कम्युनिटी का सेवियर की तरह दिखाया गया था, एक वो व्यक्ति जो अब सारे मुसीबतों से छुटकारा दिलाने आ रहा है जर्मनी के लोगों को। और ये जो इमेज थी ना, उसने बहुत अच्छा काम किया। लोगों के दिमाग में एक इमेज बनी कि भाई ये जर्मनी की खोई हुई डिग्निटी को वापस लाएगा, हमारे प्राइड जो लोगों ने हमारे प्राइड की जो ऐसी तैसी की थी उसको सही कर देगा और हमें इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकालेगा, ठीक है। सो अब देखने वाले हैं कि कैसे डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 के अंदर जो प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग थे उन्होंने चांसलरशिप दे दी, जो कि बहुत हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, हिटलर को, ठीक है। अब यहाँ तक आते आते नाजीज जो पहले कंजर्वेटिव सपोर्टर नहीं थे नाजीज के, लेकिन अब रैलीज का नाजीज की कंजर्वेटिव सपोर्ट कर रहे हैं। और नाजी अब पावर में आने के बाद, यानी हिटलर अब पावर में आने के बाद जो डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर्स थे ना उसको एकदम से अलग कर देगा। इसी दौरान जो जर्मन पार्लियामेंट था वहां की बिल्डिंग में आग लग जाती है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यह आग हिटलर ने खुद ही लगवाई थी। इससे भी जो हिटलर है उसके जो मूव होते हैं ना उसमें उसको फायदा होता है। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 इंडेफिनेटली, हिटलर क्या करता है कि सबके जो सिविक राइट्स होते हैं यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, इन सबको हटा देता है, बोल देता है, क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है ये सारे सिविक राइट्स को। एंड फिर जो उसके कम्युनिस्ट एकदम जो उसके एनिमी होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, वो उनके लिए एक न्यूली स्टैब्लिश कंसंट्रेटेड कैंप बनाता है और वहां उनको भेज देता है। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को कंसंट्रेशन कैंप में भेजने के बाद बुरी तरीके से मारा गया। अब ड्यूसेलडॉर्फ नाम की जगह से कुछ फाइल्स मिली थी, बहुत को तो जला दिया गया था, लेकिन जो भी मिली थी 6808 फाइल्स ड्यूसेलडॉर्फ से जो मिली थी, एक छोटी सी सिटी जहां पर 500,000 पॉपुलेशन है, तो वहां से हमें जो कुछ फाइल मिली थी उनमें से 1440 तो कम्युनिस्ट की ही थी सिर्फ। एंड उनमें से सिर्फ एक प्रकार के लोग नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कम्युनिस्ट को ही मारा था हिटलर ने। 52 टाइप्स के विक्टिम्स थे, जैसे कम्युनिस्ट हो गए, जूस लोग हो गए, क्रिपल्ड लोग हो गए, और कोई भी वो लोग भले वो जर्मन है लेकिन अगर नाजी का यानी कि हिटलर का अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनको भी मार देता था पूरी तरीके से। 3 मार्च 1933 में एक फेमस इनेबलिंग एक्ट को पास किया गया एंड इस एक्ट ने
क्या है, डिक्टेटरशिप को जर्मनी में स्टैब्लिश कर दिया और हिटलर को सारी पावर दे दी कि वो साइडलाइन कर सकता है पार्लियामेंट को और रूल कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, ट्रेड यूनियंस थे, वो सब बैन हो गए, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़ के और नाजी पार्टी से जुड़ी हुई उसके एफिलिएट्स को छोड़ के। स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी, यानी अब लागू हो गई डिक्टेटरशिप। स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई ताकि वो कंट्रोल कर सकें, ऑर्डर दे सके सोसाइटी को बहुत तरीके में जैसे नाजीज चाहते हैं। इसके अलावा एक रेगुलर पुलिस भी बनाई गई जो ग्रीन यूनिफॉर्म के अंदर होती थी, जिसको ऐसे बोला जा रहा है या फिर स्टॉर्म ट्रूपर्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर गेस्टापो आते थे जिसको सीक्रेट पुलिस बोला जाता है, एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस, ये सारी चीजें आती थी। एंड इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी दी गई, ठीक है, इन सारी न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को, ताकि ये जो नाजी स्टेट है उसकी रेपुटेशन को बनाए रखें, जो कि एक मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट की हो चुकी थी। अब जो लोग थे उनको डिटेन कर सकते थे, कौन, गेस्टापो, टॉर्चर चैम्बर्स के अंदर, एंड राउंडेड अप एंड सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप। ये कंसंट्रेशन कैंप वही है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी भेजा जा रहा था। ये मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोगों को इकट्ठा करके रख लिया जाता है, जेल से समझ लो, और इसके आजू बाजू में तार होते हैं कि आप वहां से भाग भी नहीं सकते हो, आपको बिजली का करंट लग जाएगा, और अगर भागने की कोशिश भी करोगे तो आपको शॉट कर दिया जाएगा गन से। तो इस तरह के रहते हैं और कहने सुनने वाला कोई नहीं है, कोई कानून नहीं चलेगा, क्योंकि भाई हिटलर एक डिक्टेटर है। ठीक है, कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं होता है यहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाने के लिए, कोई भी देखो विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, एंड पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इन इम्प्यूनिटी। तो जैसे कि हमने देखा कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो था जर्मनी के अंदर, तो हिटलर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हल्मर सैशर्ट को कि आपको इकोनॉमी की रिकवरी करनी है, फुल प्रोडक्शन करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट करना है, किसके द्वारा, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट में एक फेमस जर्मन सुपर हाईवेज और पीपल्स की कार, लोगों की गाड़ी का, यानी वोक्सवैगन का प्रचार किया गया था बहुत ज्यादा। फिगर 10 में देखिए, ये पोस्टर बता रहा है योर वोक्सवैगन, मतलब जो एक साधारण सा आदमी भी कभी सपने में सोचता है अपनी गाड़ी का, लेकिन अभी तो इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा थी जर्मनी में, उसी को बढ़ावा देते हुए ये संदेश भेजा जा रहा था आम जनता के पास कि इकोनॉमिक क्राइसिस हटेगी और आप अपनी ड्रीम कार को खरीद पाएंगे। हिटलर को बहुत ही जल्दी फॉरेन पॉलिसी में भी सक्सेस मिली। लीग ऑफ नेशन से उसने जर्मनी को निकाल लिया था 1933 के अंदर, और राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया था 1936 के अंदर। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया 1938 के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोग बाय रेस एक से हैं, तो उसने स्लोगन दिया कि वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो ये वन लीडर कौन है, हिटलर। उसके बाद ये कहा जाता है जो जर्मन स्पीकिंग सुडेटेनलैंड है, कहाँ का, चेकोस्लोवाकिया का, इसको भी अपनी कंट्री में मिलाया। एंड ये जो सारा हो रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंग्लैंड सपोर्ट ही कर रहा था, चुप बैठा था। अब वो सपोर्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का क्या ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वर्सले की ट्रीटी हुई थी ना, वो काफी ज्यादा हार्श थी, और उस सब के रिटेलिएशन में ही जर्मनी इस प्रकार का कर रहा है, तो अभी इसी वजह से इंग्लैंड चुप बैठा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखो हिटलर को काफी सक्सेस मिल गई, इकोनॉमी में भी, मतलब लोग भी उसको मान रहे हैं, पॉलिटिकली भी फॉरेन पॉलिसी उसकी उसको सक्सेसफुल हो रही है, लेकिन फिर भी हिटलर यहाँ चुप नहीं बैठा। सैशेट जो था ना, ये हल्मर, इसने एडवाइस किया हिटलर को, किसका, कि आप क्या करो, इन्वेस्ट करो, किसके किसके खिलाफ, rearmament as state still ran on deficit financial. Cautious people, however, had no place in Nazi Germany.
अब ये जो बंदा है हल्मर सैशर, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो मेरा, इसने हिटलर को एडवाइस किया कि आप अपनी आर्मी पे ज़्यादा खर्च मत करो, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे फाइनेंस कम हो रहे हैं वगैरह वगैरह। लोगों ने भी समझाया, लेकिन जो लोग ज्ञान देते थे ना नाजी मतलब हिटलर को, उनका कोई भी हटा दिया उसकी पोस्ट से। अब हिटलर का मानना क्या था, वो कहता था युद्ध अच्छा वे है, काय के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह के युद्ध से हमें टेरिटरी मिलेगी और जितनी ज्यादा हमारे पास जमीन होगी उतने ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेस होंगे। तो सितंबर 1939 में जर्मनी ने इन्वेट किया पोलैंड को, एंड इस सब की वजह से यहाँ पर एक वार स्टार्ट हो गया, फ्रांस और इंग्लैंड भी उसमें शामिल हो गए। सितंबर 1940 में एक ट्रीपार्टेट पैक्ट साइन हुआ जर्मनी, इटली, जापान में, जहां जिसने हिटलर के जो क्लेम थे इंटरनेशनल पावर के उसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। जो पपेट रिजिम्स थी, पपेट क्या, कठपुतली, हिटलर के हाथ की, जो सपोर्ट करती थी उसकी आइडियोलॉजी को, नाजिज्म को, जो सपोर्ट करती थी नाजी जर्मनी को, इन्होंने इंस्टॉल किया एक लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप को। एंड बाय एंड ऑफ 1940 हिटलर was at the pinnacle of his power। अब इसके बाद जो हिटलर इतना मतलब ऊपर शिखर पे पहुंचता जा रहा था, काफी पावरफुल हो चुका था, हिटलर अब आगे जाता है अपने लॉन्ग टर्म एम की तरफ कि उसको ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करना है। हिटलर अपने जर्मन भाई लोगों के लिए क्या चाहता था, फूड सप्लाई चाहता था, स्पेस चाहता था, लेकिन एक बहुत घटिया और गलत काम किया हिटलर ने। क्या, इस सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया जून 1941 के अंदर। इसको हिस्टोरिक ब्लंडर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हिटलर ने जर्मन वेस्टर्न फ्रंट को एक्सपोज कर दिया था ब्रिटिश का, एंड यहाँ से ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग होने लगी। फिर ईस्टर्न फ्रंट में क्या था, पावरफुल सोवियत आर्मीज थी, मतलब दोनों तरफ से घेर गया था। सोवियत रेड आर्मी ने क्रश किया, बहुत ह्यूमिलेट किया, डिफीट कर दिया था जर्मनी को स्टालिनग्राड में। एंड इसके बाद जो सोवियत की रेड आर्मी थी, इसने भी जर्मन सोल्जर्स को इतना मारा बुरी तरीके से, दौड़ा दौड़ा के, कि वो दौड़ दौड़ के बर्लिन तक पहुंच गए, जर्मनी की कैपिटल थी। और फिर एस्टेब्लिशमेंट हुआ सोवियत हेगेमोनी का ओवर इंटायर ईस्टर्न यूरोप ऑफ हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वेस्टर्न फ्रंट क्या था, ईस्टर्न फ्रंट क्या था। यहाँ देखिए, आपको ये फिगर 11 में जो मैप दिख रहा है, ये नाजी पावर का एक्सपेंशन है 1942 के करीबन यूरोप में, इस प्रकार का था। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट, तो ये जो एरिया आ रहा है ये ईस्टर्न फ्रंट का हो गया, और ये जो एरिया आ रहा है ये वेस्टर्न फ्रंट का हो गया। पहले कुछ कंट्रीज क्या थी, जो ये पूरा यूएसएसआर था। अब जर्मनी जब पावर में आ रहा था तो कुछ छोटी छोटी ये कंट्रीज जर्मनी में चली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये यूएसएसआर का पार्ट रही, जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया हो गई, है ना, अजरबैजान हो गई, अर्मेनिया हो गई, ये सारी। लेकिन जब हम देखेंगे कि आगे जाके जब यूएसएसआर टूटेगा तो रशिया अलग हो जाएगा और ये बाकी सारी कंट्रीज को आजादी मिल जाएगी। तो जिस टाइम पे हिटलर काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा था, उस टाइम पे यूएसए इस वॉर में इन्वॉल्वमेंट दिखा ही नहीं रहा था, वो चाहता नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या आ गया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ चुकी थी, रिसेशन आ चुका था, मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा फंसा हुआ था कि वो अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं था। ठीक है, बट अब वो कब तक बाहर रहता, जापान मान ही नहीं रहा था, जापान अपनी पावर को कायम करने की कोशिश कर रहा था ईस्ट में, एंड इसने क्या करा था, फ्रेंच इंडो चाइना को ऑक्यूपाई भी कर लिया था, और यूएसए के जो नेवल बेसेस है, नेवी के जो बेसेस हैं पैसिफिक में, उस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था जापान। एंड जब जापान ने अपना सपोर्ट बढ़ा दिया था हिटलर के लिए, तब यूएसए ने क्या और बॉम्ब किया था यूएसए के बेस को पर्ल हार्बर में। तब यूएसए फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में कूद गया। यूएसए बोला कि बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा,
ये तो जापान आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो यूएसए कूद गया सेकेंड वर्ल्ड वार में। ये जो वार था 1945 में मई में खत्म हो गया था। यहाँ हिटलर यानी बोल सकते हैं जर्मनी की हार होती है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि हिटलर सुसाइड भी करता है। एंड यूएसए फिर एटम बॉम्ब गिरा देता है हिरोशिमा में, जापान के अंदर। एंड इस ब्रीफ अकाउंट से हमें पता पड़ता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था। एंड नाउ हम फिर से रिटर्न आ जाते हैं हेलमत और उसके जो पिता हैं उनकी स्टोरी के पास में। ये एक स्टोरी थी जो नाजी की क्रिमिनलिटी को बताती है ड्यूरिंग द वार। फिगर 12 के अंदर देखिए, न्यूज़पेपर इन इंडिया ट्रैक डेवलपमेंट्स इन जर्मनी। हिटलर इतना ज़्यादा फेमस था कि इंडिया हो या कोई और कंट्री, वो कवर करती थी कि हिटलर क्या कर रहा है। हिटलर रिपोर्टेड डेड, आयरन रूल इन जर्मनी। तो इस प्रकार की सारी चीजें न्यूज़पेपर्स में उस दौरान आती थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू। ये क्या था असल में, तो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।